हेलो वेलकम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे नई रिलीज मूवी जेलर। ये एक ब्लॉकबस्टर हिट है। इस मूवी में आपको रजनीकांत अन्ना लीड रोल में दिखेंगे। इसी के साथ साथ साउथ के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के कैमियो भी इधर है। तो ज्यादा देर न करके चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं एक मंदिर से पुरानी मूर्तियाँ चोरी हो गई। उसके बदले उधर नकली मूर्तियाँ रखा गया है और पुलिस बोलता है जो है वैसे ही छोड़ दो, मुझे और इन्वेस्टिगेशन में नहीं पड़ना है। अगर गाँव वालों को भी पता चला तो हंगामा हो जाएगा। फिर हम 3 आदमियों को एसिड टैंक के ऊपर लटकते हुए देखते हैं। उन्होंने असलियत में छोटी एक मूर्ति बेच दी थी, पर वो पुरानी मूर्तियों का रैकेट वर्मा चलाता है। वो बेरहम तो है ही है, इसके साथ साथ थोड़ा पागल किस्म का भी है। उसको कुछ भी कभी भी मन में आए वो कर देता है। वो बोलता है 40 साल से मैं ये धंधा कर रहा हूँ, पैसे चाहिए होता तो मुझसे मांग लिए होते, पर बेटा तूने चोरी किया है। और जोर जोर से हंसता है। वो 3 लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार के उस एसिड टैंक में डाल देता है। उसी के साथ उसका पागल दोस्त पंड्या भी होता है, जो कि उसी की तरह ही संकी था। फिर हम मुत्तू टाइगर उस जेलर के परिवार को देखते हैं, जहाँ पर उसकी वाइफ, बेटा, बहू और उसकी छोटी सी पोता ऋत्विक रहता है। वो अपने पोते से बहुत क्लोज है। वो हर टाइम उसके साथ खेलता है, मानो उसके साथ वो बच्चा बन चुका है। और मुत्तू बहुत ही शांत स्वभाव का है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिलहाल ये कहानी तो वो अपने फैमिली को बता के रखा था। वो जब अपने पोते से खेल रहा था, एक आदमी उसको गेट की तरफ बुला के गन दिखा के बोलता है तेरे बेटे को बहुत बोला था इस मूर्ति केस की इन्वेस्टिगेशन ना करे, अब हो गया ना पंगा, ऊपर से ऑर्डर है तुझको ले जाने के लिए। मुत्तू तब अपनी फैमिली की सोच के चुपचाप उसके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ उसका बेटा करण एक ढाबे में जाता है और वर्मा के आदमी नीलेश उससे बोलता है सर मालूम आपको इधर क्यों बुलाया गया है? ये मूर्ति वूर्ति का जो केस है ना वो सब छोड़ दो, नहीं तो फैमिली के साथ साथ आप भी गायब हो जाओगे। तब करण पूछता है इधर मेरी फैमिली कहाँ से आ गया? तब नीलेश बोलता है हाँ आपके पापा को अभी फोन करता हूँ। उसके फोन करने से पहले ही मुत्तू का कॉल आ जाता है और वो बोलता है आपने जो जो लोग भेजे थे सर वो तो अभी सो रहे हैं, मैं क्या अभी घर चला जाऊँ? करण तब बोलता है तूने गलती कर दी, मैं तो शेर हूँ पर मेरे पापा डायनासोर है, तूने उनको उठा लिया। करण को असलियत में उसके पापा का सच्चाई पता था। वो फिर नीलेश को लॉकअप में ले जाके 3rd डिग्री देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मुत्तू अपने फैमिली के साथ बहुत हंसी खुशी से रहता था। उसके बेटा उसका इज्जत करता था, वो उसी की तरह एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर था। असलियत में मुत्तू एक रिटायर्ड जेलर होता है। उसने हमेशा सिस्टम के दायरे में रह के ही अपना काम किया है। अपने ऑनेस्टी के साथ ही अपने बेटे को भी उसने पुलिस ऑफिसर बनाया है। मुत्तू एक दिन बाजार से लौट रहा था, उसको पांडुरंगा बोलता है अभी तो गाड़ी से मैं तुझको ठोक देता, तेरे पोते ने एक बार बॉल मार के मेरी भाड़े की टैक्सी की कांच तोड़ दिया था। जब मैंने उसको पूछा ऐसा क्यों किया, वो तब मुझे बोलता है सड़क से गाड़ी चलाना छोड़ दे, हवा में गाड़ी चला, और तो दूर से हंस रहा था, तब से तेरे ऊपर मेरा खुन्नस है। फिर कुछ दिनों तक घर में सब कुछ ठीक था। फिर पूर्णिमा एक दिन सुबह मुत्तू को बोलती है करण कल रात से घर नहीं लौटा। फिर मुत्तू पुलिस स्टेशन भी फोन करके पूछता है कि एसीपी करण किधर है? तब वो लोग बोलते हैं सर करण साहब तो कल रात को ही जल्दी ऑफिस से निकल गए थे। फिर मुत्तू परेशान हो जाता है और एक दिन बीत जाता है। फिर वो सीनियर ऑफिसर से जाके मिलता है। तब वो ऑफिसर लोग बोलते हैं करण आफ्टर ऑल एक एसीपी है, हम लोग जल्दी उसको ढूंढ लेंगे, बात बाहर ना जाए नहीं तो डिपार्टमेंट का बदनामी होगा। उसके एम्प्लॉयज भी आपस में बात कर रहे थे मूर्ति इन्वेस्टिगेशन में उसको किसने बोला था जाने के लिए, हम लोगों ने रोका भी था, साले को हीरो बनना था, अब तो गायब हो गया ना। और मूर्ति सब कुछ दूर से सुन रहा था। फिर मुत्तू पता करने के लिए नीलेश के पास जाता है और उसे माफी मांगता है। बोलता है जो भी हुआ मैं माफी मांगता हूँ, आपको अगर पता है मेरा बेटा कहाँ पर है आप प्लीज मुझे बता दीजिए, वो कभी भी आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तब मुत्तू बोलता है लॉकअप में तो तेरे बेटे ने मुझे पे 3rd डिग्री बजाया था, अब मुझे पता भी हो मैं नहीं बताऊंगा। और हाँ मैं कल चमेली के घर जा रहा हूँ, तुझको अगर उधर जाके पता करना है तो तू आ सकता है। और जोर जोर से उसके सारे लोग उस पर हंस रहे। और रात को जब मुत्तू घर लौटता है उसे तब एक लेडी कांस्टेबल बोलता है सर मैंने करण साहब को पहले ही मना किया था, इन मूर्ति इन्वेस्टिगेशन में आज से पहले जितने ऑफिसर भी गए हैं कोई जिंदा नहीं है, तो शायद करण सर भी अब हमारे बीच में नहीं रहे। ये बात सुन के मुत्तू और उसके फैमिली मानो अंदर से टूट चुके थे, मानो पूरे घर में ग्रहण सा लग गया था। उसकी वाइफ पूर्णिमा उससे बोलती है आज आपके वजह से मेरा बेटा का आज ये हाल हुआ है, लाइफ में बहुत सारे जगह कॉम्प्रोमाइज भी करना होता है, आपने अगर आपके बेटे को ये बात सिखाया होता तो हो सकता है वो आज हमारे बीच जिंदा होता। मुत्तू बहुत सोचता है। फिर हम देखते हैं मुत्तू का कुछ अलग रूप।
मानो शेर शिकार करने से पहले तैयार हो रहा है। और वो बाहर निकलता है और रास्ते में उसको पांडु मिलता है और पांडु उसको फिर से धमकी देता है, तुझे मैं एक दिन जरूर ठोक दूंगा। तब मुत्तू बोलता है, आज मैं चमेली से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तुम अगर मेरे साथ आना चाहो तो आ सकते हो। पांडु का क्या है, लड़की का नाम सुनते ही उसको लिफ्ट देने के लिए भी वो रेडी हो गया। फिर हम रूम में नीलेश को देखते हैं, जिसको कोई एक वॉइस नोट भेजा था, सर वर्मा ने एसीपी को किडनैप कर लिया है, उसके वजह से पुलिस इधर प्रॉब्लम कर रही है, हमसे पूछताछ किया जा रहा है। तब नीलेश बोलता है, ये सारी बात तू फोन पे मत कर, मुझे मेरा जान प्यारा है और मैं वर्मा का वफादार कुत्ता हूँ। वो जब ये सब बात कर रहा था, उसके पीछे जेलर खड़ा हुआ था। वो उसको मार के लाश को एक बस्ते में भर के निकल जाता है और बाहर जाके पांडु को बोलता है, इसके अंदर कचरा है, तुम मेरा मदद करो, पानी में इसको फेंकना है। पांडु फिर नीलेश का मदद करता है और उस बोरी को पानी में फेंक देता है। कार में बैठ के जब वो अपना हाथ देखता है, उसमें खून लगा था। तब जेलर उसको सच्चाई बता के बोलता है, अब तो तू भी फंस गया ना, अब तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं ऋत्विक को स्कूल छोड़ने के लिए मुत्तू गया था और आइसक्रीम की दुकान से वो लोग आइसक्रीम ले रहे थे। तभी अचानक ऑटो से एक आदमी चाकू लेके आता है और ऋत्विक के गले की तरफ मारता है, पर कैसे भी मुत्तू उसको बचा लेता है। तभी उसे वर्मा कॉल करके बोलता है, नीलेश को तूने मार के क्या सोचा, तू बच जाएगा, तेरे पूरे परिवार का इतना टुकड़ा करूंगा कि पूरे बॉडी पार्ट समेटने में 10 दिन लग जाएंगे। फिर मुत्तू रात में दारू पीने के लिए चला जाता है और उधर वो ऑटो वाला आदमी भी था। वो लोग मुत्तू का पीछा करता है और उसका पीछा करते करते आदमी मुत्तू को मारने ही वाला था। मुत्तू तब गाड़ी से एक बड़ा स्वाड निकालता है और उसका गला धड़ से अलग कर देता है। उसका साथी ये सब कुछ देखकर पैंट में ही मूत देता है और मुत्तू उर्फ जेलर उसे भी उधर मार देता है। फिर अगले दिन वो पूर्णिमा से बोलता है, मुझे करण के जाने के बाद रात में नींद नहीं आता, डरा डरा मैं रहता हूँ, अच्छा है तुम मुझे एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके चलो। फिर डॉक्टर जब उसे देखने के लिए अकेले रूम में रहने को बोलता है, तब मुत्तू बोलता है, मुझे असलियत में सर कुछ मर्डर करने के लिए जाना है, आप कुछ दिनों के लिए मेरी फैमिली का ख्याल रख सकते हो, कुछ नहीं एक छोटा सा कमरा उन लोगों को दे दो। ये बात सुन के डॉक्टर बौखला जाता है और तब मुत्तू बोलता है, मेरे फैमिली को जस्ट बोल देना, कभी कभी जस्ट मुत्तू वायलेंट हो जाएगा और कभी कभी एकदम से चुप, बस उनको लगे कि मैं मेंटली थोड़ा बीमार हूँ। इधर गुरु एक आदमी को बोलता है, ये गाड़ी एसीपी की फैमिली का है, लास्ट लोकेशन इनका पता करो। असलियत में गुरु भी वर्मा के लिए काम करता है। फिर जेलर और पांडु बेंगलोर जा रहे थे, तब उसे पूर्णिमा कॉल करती है। तब जेलर बोलता है कि मुझे डॉक्टर साहब ने थोड़ा टहलने के लिए बोला है, इसलिए मैं और मेरा दोस्त पांडु बेंगलोर जा रहे हैं। और पूर्णिमा तब पांडु को बोलता है, इनका ख्याल रखना, ये थोड़ा मानसिक बीमार है। तब पांडु बोलता है, हाँ इनके वजह से मैं फंसा हुआ हूँ, पर वो फोन में नहीं मनी मन बोलता है। फिर जेलर बेंगलोर विक्रम के घर आता है, वो और कोई नहीं बेंगलोर का जाना माना डॉन है। वो मुत्तू को देखते ही सर करके बुलाता है और मुत्तू से बोलता है, सर आप नहीं होते तो आज मैं इस रास्ते पे नहीं आता, आपने मेरी सजा को कम करवाया, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। असलियत में मुत्तू उस जेलर ने उसका सजा कम करवाया था, क्योंकि उसका बिहेवियर जेल में बहुत अच्छा था और वो मुत्तू को अपने साथ ले जाने के लिए 5 शार्प शूटर कम पहलवान देता है और एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका उसके साथ भेज देता है। फिर जेलर एक खाने की दुकान पे जाता है और उस लड़के से बोलता है, वॉइस नोट में बोला था ना वर्मा ने एसीपी को किडनैप कर लिया है, तो मैं हूँ उस एसीपी का पापा डायनासोर। तब वो लड़का रोते रोते बोलता है, सर मुझे पता नहीं उन लोगों ने एसीपी सर को कहाँ किडनैप करके रखा है, हाँ पर मुझे मूर्तियों का लोकेशन पता है कि किस रास्ते वो मूर्तियां लेके जाते हैं। फिर क्या हम पांडु को देखते हैं, एक फेक मूर्ति पकड़ के रास्ते में खड़ा होकर वो हर एक ट्रक को बोल रहा है, मूर्ति गाड़ी से गिर गया है, आप लोगों में से किसी का है। और कुछ ही टाइम बाद मछली जाल में फंसती है और कुछ टाइम बाद एक ट्रक बोलता है, हाँ हमारे गाड़ी से ही गिर गया है, तुम पीछे जाके रखवा दो। और उसी टाइम छोटा पैकेट ने गाड़ी के नीचे चेन लगा दिया था और जेलर ने खड़े खड़े गाड़ी को पलट दिया था। ये सीन बहुत ज्यादा एपिक है। फिर दूसरी तरफ वर्मा हॉस्पिटल पहुंच के डॉक्टर को धमका के रूम पता करता है और जेलर को वीडियो कॉल करके बोलता है, अब क्या करेगा, तेरी पूरी फैमिली इस रूम के अंदर है, एक एक को इधर ही चीर के गाड़ दूंगा। और वो दरवाजा पे लात मारने ही वाला था, तब जेलर उसको मूर्तियां दिखाता है और सारे ट्रैक का लोकेशन भी बताता है। तब वर्मा का फट जाता है, क्योंकि उसका करोड़ों का नुकसान होने वाला था। तब जेलर बोलता है, क्यों हिला डाला ना, और बोलता है मेरी फैमिली से 10 रुपए तो भीख लेके आएगा और उसका वीडियो तो मुझे भेजेगा। ये सीन बहुत ही मजेदार है। फिर जब वो सेटलमेंट के लिए पहुंचता है, जेलर तब उसे बोलता है, मेरे फैमिली से दूर रहे, तुझे इस बार तो मैंने जिंदा छोड़ दिया, पर बार बार तेरी किस्मत इतना अच्छा नहीं रहेगा। फिर भीख मांगना तेरा परमानेंट जॉब बन जाएगा, वो भी लूडा लंगड़ा बन के। वर्मा अपने ड्राइवर्स को एसिड में डुबा रहा था और ये बेइज्जती
बेइज्जती से उसको बहुत बुरा लगता है और वो अपने लोगों को फोन करके बोलता है जेलर का पूरा फैमिली आज ही के आज खत्म हो जाना चाहिए, जितने भी लोग हैं उसके घर की तरफ भेजो। फिर रात को जब जेलर सो रहा था उसको घर के बाहर लोगों के चलने की आवाज सुनाई दे रहा था। वो अपने सोते हुए पोते को बेसमेंट में छुपा देता है और अपनी बीबी और बहू को डाइनिंग टेबल में बुलाता है और उन लोगों से बोलता है मैंने मेरे बेटे को अच्छे विचारों के साथ ही बड़ा किया है, सच्चाई के लिए सर कटाना हो या सर झुकाना मैंने सब उसको सिखाया है। तो अब पूर्णिमा तुम सोचो अगर मेरा बेटा इतना डेयरिंग है तो उसका पापा कितना डेयरिंग होगा, वो तो डायनासोर है। अब इस घर के अंदर जो भी होगा उनको सिर्फ इग्नोर करना, ये तो सिर्फ एक टेलर है, पूरी पिक्चर तो आगे बाकी है। फिर घर के अंदर एक के बाद एक गुंडे आते हैं पर स्नाइपर्स उनको मार गिराते हैं। ये फाइट सीन बहुत ही ब्रूटल है, रात को देखने में बहुत मजा आएगा, कुछ लोग तो इनको स्किप भी कर जाएंगे। फिर अगले दिन छोटा पैकेट घर साफ करा रहा था और दूसरी तरफ हम शेर खान को देखते हैं जो कि बम बना के अपनी ही जमीन पे टेस्ट कर रहा था। तब उसे वर्मा कॉल करके बोलता है कैसे लोग भिजवाए तूने, शेर खान साला सब मर गए। तब शेर खान बोलता है तुमने नहीं बताया कि तुमने जेलर के घर भिजवाना है तो मैं भिजवाता ही नहीं। तब वर्मा बोलता है तुझसे अगर नहीं होगा तो बोल दे, पंजाब से मैं रफी भाई को कॉल करता हूँ। शेखर बोलता है कॉल कर ले बट वो फोन नहीं उठाएगा और वैसे ही होता है, रफी फोन नहीं उठाता। तब वर्मा को भी पता लगता है ये जेलर रंगबाजों का भी रंगबाज है। तब उसे शेर खान कहानी सुनाता है आज से बहुत साल पहले जब जेल में बहुत लड़ाई हो रहा था तब अचानक से साइलेंट बजता है और जेलर आने का टाइम हो जाता है। उनका नाम सुनते ही सारे कैदी थर थर कांपते थे। वो जेलर नहीं साक्षात यमराज थे, जो उनके लिए अच्छा है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, अगर उनको कोई उंगली करता है वो उंगली वो उधर घुसा देंगे जहाँ पर से वो निकाल भी नहीं सकता। फिर हमारे रजनी अन्ना का एंट्री होता है, इतना ग्रैंड एंट्री अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं होगा, वो बहुत ही औसम सीन था। जब जेलर बोल रहे थे उनके बीच में कोई उनका बात काट देता है तो उसके लिए वो उस बंदे का कान ही काट देते हैं और एक बंदा तो उनको MP MLA का धमकी दे रहा था और उसी के लोगों के गाड़ी में ही उन्होंने बम फोड़ दिया। ऐसा था हमारे जेलर साहब का दबदबा। और अब तो पीछे मुड़ देख जेलर साहब ऑलरेडी आ चुके हैं और वर्मा देखता है जेलर पीछे आ चुका है और उसके सारे गुंडे उसके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि सारे छटे हुए बदमाश उसी के जेल में ही थे तो जेलर को सारे लोग जानते हैं। जेलर आते ही वर्मा को बहुत पीटता है। तब वर्मा लास्ट में एक चीज बताता है सर मुझे एक मौका दी के देखिए आप निराश नहीं हो गए, और फोन खोल के उसके बेटे करण का वीडियो दिखाता है और बोलता है करण अभी भी जिंदा है, अगर मुझे मार दिया तो कभी पता नहीं चलेगा कि करण किधर है। तब जेलर भी शॉक हो जाता है और बोलता है तुझे क्या चाहिए। तब वर्मा बोलता है सर अब बहुत समझदार हो, ना बोलते ही अब समझ जाते हो, मुझे एक एंटिक ताज चाहिए जो कि छत्रपति शिवाजी के टाइम से है, आप मुझे वो ला के दे दो, अपने बेटे को लेके जाओ, फिर मैं देश ही छोड़ दूंगा क्योंकि पता है मैं इधर रहा आप मुझे जरूर मार दोगे। जेलर ना चाहते हुए भी उसके साथ उसको ये डील करना पड़ा। फिर जेलर अपने दोस्त से सारा डिटेल पता करता है और उसको पता चलता है कि मंदिर के ट्रस्टीज के पास ही सिर्फ परमिशन होता है मंदिर के अंदर जाने का और CM और प्राइम मिनिस्टर के पास, उसमें से एक मोहन भी था जिसको पांडु जानता था। तब जेलर के दोस्त बोलते हैं कि असलियत में उसके पूर्वजों का ये जमीन है इसलिए उसको ट्रस्टी बनाना पड़ा। और मोहन के बारे में बता दूं उसको फिल्म का बहुत ज्यादा शौक है, खुद को वो बहुत बड़ा हीरो मानता है, खुद के पैसे से ही वो शूटिंग करता है। तब जेलर वर्मा को कॉल करके कुछ टाइम मांगता है पर वर्मा बोलता है तुम्हारे साथ मेरे 2 आदमी हर टाइम रहेंगे, तुम्हारे हर प्लान वो मुझे बताएंगे। फिर प्लान बनाना चालू होता है। तब छोटा पैकेट बोलता है मोहन इस लड़की से प्यार करता है, ये भी एक हीरोइन बनना चाहती है, मोहन थोड़ा शर्मीला है इसलिए गिफ्ट वो डायरेक्टर साहब को देता है पर डायरेक्टर साहब अपने ही नाम से वो गिफ्ट हीरोइन को दे देती है और हीरोइन समझती है कि डायरेक्टर साहब ने उसको गिफ्ट किया है। ये लव ट्रायंगल है इन लोगों के बीच। फिर शूट लोकेशन पे उस पॉपुलर गाने का कुछ सीन हम लोग देखते हैं और वैनिटी बैन में मोहन एक अंगूठी डायरेक्टर साहब को दे के बोलता है उनको दे देना और डायरेक्टर साहब अपने नाम से ही उसको बेच देता है। फिर जेलर डायरेक्टर को किडनैप करके बुलाता है और बोलता है मोहन को मैं सारी बात बता दूं, तुम हीरोइन के साथ जो जो कर रहे हो उसके पैसे से। डायरेक्टर बोलता है सर मैं सड़क पे आ जाऊंगा और मोहन मुझे मार देगा। फिर जेलर बोलता है तो मैं जो बोलूंगा वो तुमको करना पड़ेगा, मुझे मंदिर के अंदर शूटिंग करते हुए मोहन के कुछ फुटेज चाहिए। फिर डायरेक्टर मोहन से बोल के मंदिर के अंदर जाने का परमिशन कराता है और मंदिर के अंदर ही हम देखते हैं वो पुरानी ताज शूटिंग क्रू के मेंबर के अंदर छुप के ही गुरु और पांड्या तब वर्मा को खबर दे रहे थे कि ताज हमारे सामने है, ये सॉलिड प्लान बना रहा है। फिर हम मैथ्यू को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को बेसबॉल बैट से मार रहा था और वो भी एक डॉन था और वो जेलर से मिलकर बोलता है जेलर ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैथ्यू तो बोलता है इससे अच्छा तुम वर्मा को ही मार दो, ये देखो CCTV फुटेज जो मेरे सामने ही है, मैं क्या अभी इसको मार दूं? तब जेलर बोलता है नहीं मैथ्यू मेरा बेटा इसके पास है, नहीं तो मैं ही इसको कब का मार दिया होता। फिर मैथ्यू प्लान के हिसाब से जेलर को बहुत सारे हाईटेक गन देता है और दूसरी तरफ डायरेक्टर मोहन को सारा स्क्रिप्ट
समझा रहा था। फिर हम देखते हैं जेलर अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे। फिर एक डमी रूम मंदिर की तरह बनाया गया और उधर मोहन का एक फुटेज लिया गया जहाँ पर वो नकली ताज चुरा रहा है और जेलर जाके ओरिजिनल मंदिर के सीसीटीवी के साथ वो डमी मंदिर के सीसीटीवी को बदल देता है। फिर क्या हाई अथॉरिटी देखते हैं मोहन को चुराते हुए वो ताज। तब क्या उसके साथ पूछताछ होता है और बोला जाता है तुम तब तक हाउस अरेस्ट हो जब तक ये ताज को हम लोग टेस्ट नहीं करा लेते लैब से कि ये सही ताज है। और वो लोग जब ताज को चेक करने के लिए हाई सिक्योरिटी के साथ लेके जा रहे थे तभी उन लोगों पे हमला हो जाता है। वो और कोई नहीं जेलर था। रजनी अन्ना का लुक लाइक ए रेबल। ये फाइट सीन हमको हमेशा याद रहेगा। फाइट खत्म होने के बाद ताज को वो वर्मा के लोग के साथ भिजवा देते हैं और वर्मा को कॉल करके बताता है ताज मैंने भिजवा दिया है, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर वर्मा के den में हम ताज और करण को देखते हैं जो कि वर्मा से बोल रहा था तुमने जो भी किया वो सही नहीं था, हम आराम से भी बातचीत करके ये सबको निपटा सकते थे, मैंने तुमसे सिर्फ 50% मांगा था, तुमने वो देने में मना कर दिया और मुझे किडनैप करा दिया। देख लिए इसका परिणाम क्या हुआ, 4 साल से मैं इसका प्लान बना रहा हूँ। वर्मा तब बोलता है मुझे क्या पता था तेरा बाप इतना संकी है, मैं अभी पैसे देने के लिए रेडी हूँ। तब करण बोलता है रुको मैं जरा मेरे पापा को शांत कर लूँ, फिर जब केस धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा तब तो देश छोड़ देना और मुझे पैसा दे के चला जाना। और ये सारी बातचीत का वीडियो जेलर घर बैठ के देख रहा था। असलियत में नकली ताज में उसने असली कैमरा छुपा के रखा था जिसका विजुअल वो घर बैठ के देख रहा था। उसका बेटा इतना घिनौना है उसने कभी नहीं सोचा था और अंदर से जेलर खोखला हो जाता है। फिर अगले दिन करण घर आता है, अपने पापा से गले लग के रोता है। उसके पापा बोलते हैं अभी तू सो जा, कल हम घर पहुंच जाएंगे। और इधर वर्मा को पता लगता है कि ये ताज नकली है और वो उसके लिए पांड्या और गुरु को बुरी तरह से मार देता है। और सुबह करण को पैसे देने के लिए वो कॉल करके बुलाता है और करण बहुत खुश होता है और वर्मा के den पे पहुंचता है। वर्मा तब बोलता है ये ताज तो नकली है रे, तेरे बाप ने तो मुझे धोखा दिया और वो चाहता है कि जिंदा बेटा लेके जाए, मैं तुझे अभी इधर मारूंगा फिर तेरे पूरी फैमिली को खत्म करूंगा। और सुन तू जितना अच्छा बनता है, तेरे पापा ने इस ताज पे कैमरा छुपाया था, उसने तेरी काली करतूतें देख लिया है। वो करण को मारने ही जाने वाला था तब फैक्ट्री में जेलर का एंट्री होता है और वो एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देता है। फिर भी वर्मा के पास एक आखिरी ब्रह्मास्त्र था। वो बोलता है तेरे फैमिली को मैं इधर ही मार सकता हूँ, तो कैसे उनको बचाएगा। जेलर बोलता है वेट। तब उधर विक्रम का एंट्री होता है और उन लोगों को विक्रम बीच से चीर देता है और वर्मा के सारे मूर्तियों का ट्रक मैथ्यू पकड़ लेता है और इधर जेलर स्वैग में बैठता है। वो सीन बहुत ही औसम था। फिर वर्मा को भी वो उस एसिड के ट्रंक में ही डुबा के मारता है और अपने बेटे को बोलता है बेटा ऐसा तूने क्यों किया, तू तो एसीपी है, रिस्पेक्टेड भी है, अच्छी खासी तेरी सैलरी भी है। उसका बेटा बोलता है पापा मैं लालच में आ गया था, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, पापा आप घर चलिए, ऋत्विक आपका वेट कर रहा है, पूजा भी मेरी राह देख रही होगी। तब जेलर बोलता है देर आए दुरुस्त आए, तुझे तेरी गलती समझ में आ गया, इतना ही काफी है, तो पुलिस में जाके सरेंडर कर दे, फिर कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो तू फॉलो करना। फिर उसका बेटा गुस्सा जाके बोलता है आपके पास इतना बुद्धि भी नहीं है ना, मैं एसीपी हूँ, अगर मैं सरेंडर कर दिया मेरा इज्जत का क्या होगा। ये बात सिर्फ आप और मुझे ही पता है, जितने लोग वो पता था वो तो मर चुके हैं। और वो गन निकाल के जेलर पे ही तान देता है। और फिर क्या होना था, जेलर का वो आइकॉनिक सीन, वो चश्मा खोलते हैं और करण को दूर से स्नाइपर शूट करके मार देता है और इधर ही कहानी खत्म हो जाता है। आई होप आपको कहानी पसंद आई हो। हमको सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।